हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। तो दोस्तों, आज की वीडियो भी हमारी बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड है। ये सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की चैप्टर 10 की वीडियो है। चैप्टर 9 तक की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। तो हमारा टॉपिक चल रहा है सामाजिक संस्थाएं यूनिट 3 है। इसमें परिवार, नातेदारी, विवाह और शिक्षा से रिलेटेड चैप्टर की वीडियो डाल चुकी हूँ मैं। तो प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है राज और धर्म। इसको कंप्लीट करने के बाद यूनिट 3 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 4 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक संस्थाएं में राज एवं धर्म। सामान्यतः राज का अर्थ शासन व्यवस्था से लगाया जाता है। कुछ व्यक्ति राष्ट्र, समाज, देश आदि शब्द भी राज्य के अर्थ में प्रयोग करते हैं। इतना ही नहीं, कभी कभी शब्द का प्रयोग एक अमूर्त संस्था के रूप में किया जाता है। यदि राज्य द्वारा यातायात पर नियंत्रण, राज्य द्वारा उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, अपाहिजों को राज्य की सहायता आदि वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, तो राज शब्द का अर्थ एक विशेष प्रकार की शासन व्यवस्था से होता है। उसी प्रकार प्रजातंत्रात्मक राज्य अथवा तानाशाही राज्य आदि शब्द उसी प्रकार प्रजातंत्रात्मक राज्य अथवा तानाशाही राज्य आदि शब्दों में भी राज्य का यही अर्थ निहित है, किंतु राज्य के ये सभी अर्थ साधारण है, विशिष्ट नहीं। यानी जब राज्य का नाम लिया जाता है तो जहाँ पे राजा महाराजाओं का शासनकाल होता था उससे मान लिया जाता है, यानी शासन व्यवस्था से रिलेटेड किया जाता है। कुछ व्यक्ति राष्ट्र, समाज, देश के संबंध में जब वो होता है तो राज्य के रूप में ही उसे संबोधित करते हैं, राज्य के अर्थ के रूप में भी उसे प्रयोग करते हैं। और ये भी कि इस शब्द का प्रयोग एक संस्था के रूप में भी किया जाता है। यातायात पर नियंत्रण करना हो या फिर राज्य के द्वारा राष्ट्रीयकरण करना हो, यहाँ पे देखिए मिस्टेक है, अपाहिज होना चाहिए। अपाहिजों को राज्य की सहायता देना, इन सभी वाक्य का प्रयोग राज्य के तौर पर किया जाता है, परंतु राज्य का ये अर्थ विशिष्ट नहीं है अथवा साधारण है। अरस्तु के अनुसार राज्य परिवारों तथा गांव का एक संघ है जिसका लक्ष्य पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति। यानी अरस्तु कह रहे हैं कि राज्य कोई संस्था नहीं है, बल्कि ये परिवारों और गांव का एक संघ है, एक संगठन है, एक ग्रुप है, जिसका लक्ष्य, उद्देश्य क्या है? व्यक्ति को पूर्ण आत्मनिर्भर बनाना, उसे आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति कराना है। मैकाइवर के अनुसार राज्य ऐसी समिति है जो कानून और राज्य अधिकार के द्वारा कार्य करती है तथा जिससे एक निश्चित भूभाग के अंदर सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सर्वोच्च अधिकार होते हैं। यानी मैकाइवर कह रहे हैं राज्य एक समिति, उन्होंने संघ कहा, इन्होंने समिति कहा, कि इनके अनुसार एक एसोसिएशन है जो कानून और राज्य का जो भी गवर्नमेंट है उसके अधिकार के द्वारा कार्य करती है, वो उसे चलाते हैं और एक निश्चित भूभाग के अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के सर्वोच्च अधिकारी भी होते हैं। गवर्नर के अनुसार राज्य व्यक्तियों का वह समूह है जो एक निश्चित भूभाग से संबंधित होता है, बाहरी नियंत्रण से पूरी तरह स्वतंत्र होता है, जिसका अपना एक शासन तंत्र होता है तथा स्वभाव से ही व्यक्तियों के इस शासन तंत्र के प्रति आज्ञा पालन की भावना होती है। यानी गवर्नर कह रहे हैं कि राज्य एक व्यक्तियों का समूह है जो मतलब एक निश्चित भूभाग से संबंधित होता है। मतलब हर राज्य की एक निश्चित सीमा रेखा होती है और ये बाहरी नियंत्रण से पूरी तरह स्वतंत्र होता है। यानी उस राज्य का जो भी मंत्री, जो भी गवर्नमेंट होती है, वो उसे नियंत्रित रखती है अपनी सीमा के अंतर्गत। और हर राज्य की सरकार का अपना एक शासन तंत्र होता है जो अपने स्वभाव के कारण अपने रहने वाले, मतलब उस राज्य में रहने वाले व्यक्तियों को इस शासन तंत्र का आज्ञा पालन भी करवाती है। तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि राज्य वह समुदाय है जिसका की एक निश्चित भूभाग हो सकता है और उसकी एक प्रभु सत्ता भी होती है। यानी ऐसी सरकार गठित हो जो बाहर के नियंत्रण से स्वतंत्र हो और उसमें जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार अथवा शासन तंत्र तथा प्रभु सत्ता जैसे तत्व विद्यमान हो। अब बात करते हैं राज्य के प्रकार के बारे में। तो राज्य 4 प्रकार के होते हैं। पहला नगर राज्य, दूसरा साम्राज्य, तीसरा उपनिवेशवादी राज्य और चौथा लोकतांत्रिक राज्य। नगर राज्य यानी सिटी स्टेट, तो ये ऐसे राज्य होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, इनका कोई मुखिया, सरकार, सामंत और राजा होता है। निरंकुश राज्य होते हैं जिनमें राजा के आदेश से ही कानून होते थे और राज्य की संपूर्ण सत्ता राजा के हाथों में होती थी और इन राज्यों के ऊपर धर्म और प्रथा का प्रभाव अधिक होता था। नेक्स्ट है साम्राज्य यानी एम्पायर। तो साम्राज्य का अर्थ ऐसे राज्य से है जो बहुत से छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बनता है। टुकड़े टुकड़े में जो राज्य होते हैं उनको मिलाकर बनाया जाता है। साम्राज्य इस अर्थ में नगर राज्य से अलग होते हैं और प्रत्येक नगर राज्य का राजा एक साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करके अपने अपने राज्य से उसे एक निश्चित धन देता रहता है जिससे उनकी सहायता हो सके। और साम्राज्य का जो मुख्य काम अपने क्षेत्र की जनता को केवल बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रखना होता है। उपनिवेशवादी राज्य या कॉलोनियल स्टेट्स,
यानी ऐसे देश एशियाई या फिर अफ्रीका के देश होते हैं जिनके आपसी संघर्षों का लाभ उठाकर इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल आदि ने उन्हें अपने उपनिवेश के रूप में बदल दिया। ऐसे राज्यों को कानून, प्रशासन की नीति तथा नियंत्रण का कार्य विदेशी राष्ट्रों के हाथ में होता है। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक राज्य यानी डेमोक्रेटिक स्टेट्स। लोकतांत्रिक राज्य की सत्ता तथा शासन तंत्र का उद्देश्य सार्वजनिक कल्याण को बढ़ाना और जन सामान्य की आवश्यकताओं को पूरा करना है। ऐसे राज्यों में सत्ता का केंद्रीकरण किसी एक व्यक्ति हाथ में न होकर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के हाथ में होता है। यानी जो हमारा भारतवर्ष है ये डेमोक्रेटिक है, यहाँ हम अपनी गवर्नमेंट खुद चुनते हैं अपने हाथों से मतदान करके। नेक्स्ट है राज्य के कार्य। पहला है प्रत्यक्ष कार्य तथा सामाजिक नियंत्रण, मौलिक अधिकार की रक्षा, आंतरिक सुव्यवस्था एवं शांति, बाहरी आक्रमण से सुरक्षा करना। प्रत्यक्ष कार्य की यदि बात करें तो प्रजातंत्र समाज में राज्य अपने प्रत्यक्ष कार्य द्वारा समाज के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करता है और जैसे जैसे राज्य अनेक प्रकार के उद्योगों पर नियंत्रण करता है वैसे वैसे वहाँ डेवलपमेंट भी बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार की रक्षा। तो राज्य अपने नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करके भी समाज में नियंत्रण की स्थापना करता है, मौलिक अधिकार से उन्हें अवगत कराता है। मौलिक अधिकार वे होते हैं जो राज्य में रहने वाले सभी लोगों के लिए विकास के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट है आंतरिक सुव्यवस्था एवं शांति। तो प्रत्येक समाज में ऐसे लोग होते हैं जो सामाजिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते और विद्रोह पर उतर आते हैं और समाज की शांति को भंग करते हैं। साथ ही अनेक ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने लाभ के लिए दूसरों को हानि पहुँचाने की प्रवृत्ति रखते हैं, जैसे चोर, डकैत। तो ऐसे लोगों को राज्य, पुलिस एवं कानून द्वारा उनकी मदद से नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट है बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा। तो किसी भी समाज में राज्य नाम की समिति का यह महत्वपूर्ण कार्य है कि वह बाहरी आक्रमण से समाज की रक्षा कर सके, समाज में रहने वाले व्यक्तियों की रक्षा कर सके। नेक्स्ट है कानूनों का निर्माण। तो राज्य की सबसे महत्वपूर्ण संस्था सरकार अथवा व्यवस्थापिका है जिसमें नीति और कानूनों का निर्माण किया जाता है जिससे समाज को सुचारू रूप से चलाया जा सके। दंड द्वारा नियंत्रण। तो राज्य के पास असीमित दंड की शक्ति होती है जिसका प्रयोग कार्यपालिका तथा न्यायपालिका द्वारा किया जाता है और अलग अलग मतलब कि क्राइम के लिए अलग अलग दंड का निर्धारण भी होता है। नेक्स्ट है कल्याणकारी कार्यों की व्यवस्था। तो आज राज्यों का एक प्रमुख कार्य पिछड़े हुए कमजोर वर्ग के समूह के कल्याण को प्राथमिकता देकर एक समतावादी समाज का निर्माण करना है और इन कार्यों में आवास, पीने की व्यवस्था, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और शोषण के विरुद्ध सुरक्षा आदि मुख्य है। और इन्हीं कार्यों के फलस्वरूप वर्तमान राज्यों को कल्याणकारी राज्य भी कहा जाता है, जिससे कल्याणकारी से मतलब ये कि ऐसा राज्य जिसमें वहाँ रहने वाले व्यक्तियों का कल्याण हो सके, उनकी हेल्प हो सके। नेक्स्ट है धर्म। तो अंग्रेजी भाषा के रिलीजन शब्द का हिंदी रूपांतर है धर्म। आंग्ल भाषा के रिलीजन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा का रिलीजियो शब्द से हुई है जो कि स्वयं धातु से निकला है जिसका अभिप्राय बांधने से, यानी रिलीजियो का अर्थ है बांधना। दूसरे शब्दों में किसी अलौकिक या समाज परि या अति मानवीय शक्ति पर विश्वास करने को ही धर्म कहते हैं। किंतु विश्वास करने पर ही एकमात्र धर्म आधारित नहीं होता बल्कि विश्वास का एक भावात्मक आधार भी होता है, अर्थात उस शक्ति के प्रति भय, श्रद्धा, प्रेम इत्यादि भाव भी होने चाहिए। यानी धर्म वो है जो हम किसी अलौकिक, किसी अमानवीय, अति मानवीय शक्ति पर विश्वास करने लगते हैं, उसे मानने लगते हैं, उन्हें पूजने लगते हैं और भावात्मक रूप से उनसे जुड़ जाते हैं। यदि धर्म की परिभाषा के बारे में बात करें तो टॉयलर के अनुसार धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास करना, यानी टॉयलर कह रहे हैं कि जो अलौकिक आध्यात्मिक शक्ति या फिर सत्ता है उसमें विश्वास करना ही धर्म है। फ्रेजर के अनुसार धर्म से मैं मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों, संतुष्टियों एवं आराधना को समझता हूँ जिनके संबंध में यह विश्वास किया जाता है कि प्रकृति और मानव जीवन को मार्ग दिखलाती तरह नियंत्रित करती है। यानी फ्रेजर कह रहे हैं कि वो धर्म को उस अलौकिक सत्ता, उस अलौकिक आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ा हुआ मानते हैं जिसके द्वारा ये विश्वास किया जाता है कि यदि हम कुछ गलत करेंगे तो प्रकृति या फिर जो अलौकिक सत्ता है वो हमें सही मार्ग दिखाएगी, हमें मार्ग से भटकने नहीं देगी और हमें नियंत्रित भी करेगी। मेलानोस्की के अनुसार धर्म क्रिया की विधि और विश्वासों की व्यवस्था, यानी मेलानोस्की कह रहे हैं कि धर्म एक ऐसी प्रक्रिया और विधि से रिलेटेड है जिन पे हम विश्वास करते हैं और जिनसे हम अलौकिक रूप से संबंधित भी हो। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धर्म किसी न किसी प्रकार अति मानवीय या अलौकिक या समाज परि शक्ति पर विश्वास है जिसका आधार भय, श्रद्धा, भक्ति और पवित्रता की धारणा है, जिसकी अभिव्यक्ति पूजा करना, प्रार्थना करना या आराधना करना होता है।
धर्म की विशेषता, पहला है अलौकिक शक्ति में विश्वास करना। तो भारत एक धर्म प्रधान देश है। यहाँ के निवासी अलौकिक शक्ति में विश्वास करते हैं। व्यक्ति अपनी भौतिकवादी प्रवृत्ति के कारण इस शक्ति की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। नेक्स्ट है धार्मिक क्रियाएं। तो समाज में कुछ ऐसी क्रिया को संपादित किया जाता है जो धर्म से संबंधित होती है। ये क्रिया साधारणतः धार्मिक कर्म कांडों के रूप में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है स्वधर्म श्रेष्ठता। तो धर्म की एक प्रमुख विशेषता यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म में को सबसे अधिक मौलिक, सच्चा और प्रगतिशील मानता है और सब समाज भी इस धोखे से नहीं बच सकता। नेक्स्ट है पौराणिक गाथाएं। तो पौराणिक गाथाएं छोटी छोटी कहानियों और उपव्याख्यानों के रूप में मुक्त मनुष्य और ईश्वरीय शक्ति के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट करती है और व्यक्ति को और ज़्यादा आध्यात्मिक बनाने में सहायता करती है। पवित्रता की धारणा। तो पवित्रता की धारणा भी धर्म की एक प्रमुख विशेषता है। जिस धर्म को जो लोग मानते हैं उसकी दृष्टि से उसका धर्म सबसे ज़्यादा पवित्र है, सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। नेक्स्ट है प्रार्थना, पूजा या आराधना। तो धर्म में लोग जिस शक्ति पर विश्वास करते हैं उससे लाभ उठाने के लिए, उसके कोप से बचने के लिए, भय के कारण प्रार्थना या आराधना करने की विधियाँ भी होती है। कोई मंदिर में जाकर एक विशेष ढंग से पूजा करता है, तो कोई मस्जिद में जाकर नमाज अदा करता है और कोई गिरजाघर में एक अन्य विधि से प्रार्थना करता है। तो सबका अलग अलग प्रार्थना, पूजा और आराधना करने का तरीका है। नेक्स्ट है धर्म का प्रकार या समाजशास्त्रीय महत्व। पहला है सामाजिक संगठन का आधार। तो सामाजिक संगठन इस बात पर निर्भर करता है कि समाज के अधिकांश सदस्य सामाजिक आदर्श, मूल, नैतिक और निषेधों का पालन करें और अपने कर्तव्य और दायित्वों का निर्वहन करें। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण का प्रभावपूर्ण साधन। तो संपूर्ण मानव इतिहास में धर्म सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। मानव व्यवहार पर नियंत्रण करने की यह शक्ति धर्म को किसी बाह्य स्रोत से प्राप्त नहीं होती, बल्कि वह तो स्वयं ईश्वरीय शक्ति इच्छा के रूप में अभिव्यक्त होती है। नेक्स्ट है भावनात्मक सुरक्षा। तो प्रत्येक व्यक्ति का भावनात्मक रूप से सुरक्षित होना उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। व्यक्ति अपने जीवन में अनेक प्रकार की अनिश्चितता, निर्बलता, अभाव को महसूस करता रहता है। उसके जीवन में सुविधाओं के अभाव की समस्या निरंतर बनी रहती है। धर्म ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो व्यक्ति को अपनी परिस्थिति से ऐसा संस्थान है जो व्यक्ति को अपनी परिस्थितियों से अनुकूलन करने में सहायता देती है। जीवन के समुचित विकास के लिए उनके व्यवहारिक और अनुभावित लक्ष्यों को पूरा करने की आवश्यकता होती है। तो वे लक्ष्य केवल धर्म के द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं। नेक्स्ट है नैतिक जीवन का प्रोत्साहन। जीवन में निराश व्यक्ति सामाजिक नियमों की सर्वाधिक अवहेलना करता है। ऐसी स्थिति में धर्म एकमात्र ऐसी संस्था है जो व्यक्ति के सम्मुख नैतिक मूल्यों को, महत्व को स्पष्ट करती है और व्यक्ति को यह बताती है कि दूसरे लोग उससे कैसे व्यवहारों की आशा करते हैं। इस प्रकार नैतिकता का बोध उसमें आत्मनियंत्रण की भावना भी उत्पन्न कर देता है। तो इस प्रकार में कह सकते हैं कि धर्म के अनेक विश्वास और आचरणों की वह संगठित व्यवस्था है जिसका संबंध कुछ अलौकिक विश्वास और पवित्रता की भावना से होता है। धर्म कम या अधिक मात्रा में अलौकिक शक्ति, संस्थानों, आत्मा से संबंधित विश्वास, आचरणों की एक संगठित व्यवस्था है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। इसी तरह से हमारा यूनिट 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लासेस यूनिट 4 से स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिए तब तक हमारे साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।